नमस्कार, मैं हूं रवन रंगाई और स्वागत हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का। और रुक करते हैं पहली खबर का। पूरे देश में बच्चों का आज से कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है और इसी के साथ देहरादून के 594 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो पूरे देश में बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है और ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां 594 केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी यहां मौजूद हैं। क्योंकि सुरक्षा कवच में वो आने के लिए वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 15 से 18 साल के इन बच्चों को सभी को जो वैक्सीन मिल रही है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कोविड के लिए हमारी सारी तैयारियां हैं। हमने सारे अस्पतालों से लेकर सारे जिलों से लेकर जो जरूरी सावधानियां हैं, जान माल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, जो जरूरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में 15 से 18 साल तक के छात्र छात्राओं को कोविड वैक्सीनेशन लगाने को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि 10 दिन में सभी छात्र छात्राओं का कोविड वैक्सीनेशन हो जाएगा। राजधानी देहरादून में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन अभियान अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तमाम यहाँ स्कूलों से जो विद्यार्थी आए हैं, अलग अलग विद्यालयों से, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर स्कूलों के विद्यार्थी हैं जो 15 साल से 18 साल तक की जिनकी उम्र है। और देहरादून के बन्नू स्कूल में ये पूरा आयोजन हो रहा है और फिलहाल इस कैंप में इतने ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं और कैंप के बाहर भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिनका आज कोविड वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। कुछ शिक्षिकाएँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैम, कितना बड़ी उपलब्धि मानती है मोदी सरकार की ये 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है? से ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी जो है उनको भी सुरक्षा की ज़रूरत है। हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे छोटे बच्चे उनकी हमें बहुत फिक्र थी और जैसे कि स्कूल भी खुल चुके हैं तो इस समय बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें इस टाइम वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे थे जो बच्चों को स्कूल भेजने से थोड़ी कोताही बरत रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेट होने के बाद बच्चों को माँ बाप अब निश्चिंत होकर स्कूल भेज सकेंगे। क्या लगता है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल। अब वैक्सीनेशन के बाद जो है माँ बाप की ये फिक्र तो ख़त्म हो ही जाएगी कि अब जो है उनको लगेगा कि हमारे बच्चे जो है प्रोटेक्टिव हैं, तो अब जो है वो इजीली अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कुछ बालिकाओं से बात करेंगे, जानते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पहल की है। आज से इस अभियान की पूरे भारत में शुरुआत हो रही है। अभी इस अभियान की पूरे देश में शुरुआत हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है? नहीं, अब जितना मतलब होता जा रहा है इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए और स्कूल खुलने भी चाहिए। हमारी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है तो हमें स्कूल जाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि स्कूल खुलेंगे। या हालांकि स्कूल कई बार शासन ने आदेश दिए खोलने के, लेकिन माँ बाप ने बच्चों को नहीं भेजा। कुछ शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं। आप शिक्षिका हैं मैडम, क्या लगता है कि कितनी अच्छी पहल है मोदी सरकार की? ये बहुत ही अच्छी पहल है मोदी सरकार द्वारा और हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे बचने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित। हरिद्वार में भी 15 से 18 साल के छात्र छात्राओं को आज से वैक्सीन लगाई जा रही है और हरिद्वार जिले में पहले दिन 264 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसके साथ ही छात्र छात्राओं को वैक्सीन के लिए फोन और मैसेज के जरिए बुलाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
पूरे देश में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसी के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में भी वैक्सीनेशन अभियान जारी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से खास बातचीत की। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आज देश भर में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी आज वैक्सीनेशन सुबह से ही शुरू किया गया। हालांकि जगह जगह जाकर खुद जिला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिलाधिकारी। किस तरह की व्यवस्था है अगर पूरे जिले की बात की जाए तो? देखिए, इसमें जो हमारा मुख्य केंद्र है वो विद्यालय ही हैं, क्योंकि 15 से 18 वर्ष की आयु सीमा के जो बच्चे हैं आमतौर पर वो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो सभी विद्यालयों को इसका सेंटर बनाया गया है और यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ बच्चों को सूचित करें। हालांकि विंटर वेकेशंस भी चल रहे हैं तो ये निर्देश दिए गए हैं कि टीचिंग सस्पेंड रहेगी, लेकिन वैक्सीनेशन का ये काम जो है वो चलता रहेगा। 3 कमरों की व्यवस्था की गई, एक वेटिंग रूम बनाया गया है, एक में वैक्सीनेशन हो रहा और एक आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, ताकि वैक्सीन के बाद कोई दिक्कत किसी तरह की आती है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर निरीक्षण पर आया था तो प्रिंसिपल साहब ने यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। देखिए, इस पूरे अभियान को सफल बनाने में सबसे मुख्य भूमिका अगर होगी तो शिक्षा विभाग के हमारे जो प्रधानाचार्य हैं और उनका जो टीचिंग स्टाफ है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करके यहाँ लाने के बाद वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से उनका हो, उनका पोर्टल पे सही ढंग से रजिस्ट्रेशन हो, उनकी देखरेख में ये हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो। देखिए, 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे वो तो ऑलरेडी वैक्सीन उनका काम ड्राइव चल ही रहा है। 15 से 18 के जो मुख्य टारगेट हैं वो यही विद्यालय हमारे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं उन पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, स्कूल प्रबंध द्वारा जगह जगह जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि जो बच्चों के माता पिता आएंगे उनके लिए एक अलग से वेटिंग रूम भी बनाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खुद जिला अधिकारी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ समय समय पर जो अधिकारी हैं, जो देख रेख है, जिनकी देख रेख में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उनको भी लगातार ही निर्देश किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर सीधा हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। तो संजय, हरिद्वार में किस तरह से पूरा अभियान चल रहा है और किस तरह की तैयारियां की गई? की बात की जाए तो यहाँ सभी जनपदों में सुबह से ही जो बच्चे हैं वो काफी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी तमाम जो स्कूल है, हालांकि जिस तरह केंद्र बनाए गए हैं उन पर अधिकारी तैनात किए गए हैं, नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं ताकि बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। और हालांकि जिस तरह पीएम मोदी के संबोधन में ऐलान किया गया था वैक्सीनेशन की जाएगी, सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। तो हरिद्वार की अगर बात की जाए तो सुबह से ही जब हम न्यूज इंडिया की टीम लगातार दिखा रही है कि किस तरह से बच्चे उत्साहित है। हालांकि जिस तरीके से बच्चों में शुरुआती दौर में डर भी लग रहा था कि वैक्सीनेशन ऐसे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन बच्चों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो व्यवस्था है वो भी प्रशासन द्वारा लगातार देखी जा रही है, उनकी परख ली जा रही है। जी रमन, किस तरह के बच्चों में दिखाई दे रहा है उत्साह? किसी तरह का कोई डर तो नहीं है? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। देखिए, 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि सुबह से ही लगातार सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद उन्हीं के स्कूल के अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हालांकि जो बच्चों के माता पिता है उनका काफी समय से यही कहना था कि जो पीएम मोदी का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं उनके फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जब बच्चों से हमारी बात हुई तो वो भी काफी उत्साहित देखने को दिखाई दे रहे हैं। साफ कहा जा सकता है कि अब जो कोरोना का खतरा है वो कुछ कम होगा और जो बच्चों में डर है वो भी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जी संजय, बने रहिए आपके साथ, वापस लौटेंगे आपके पास तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और रुख करते हैं अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 260 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की विकास यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक योजनाएं चल रही हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं केंद्र सरकार की राज्य में चल रही हैं और अब से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 400 करोड़ की परियोजनाओं का
लोकार्पण और शिलान्यास किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड की एक विकास यात्रा भी आगे बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले देहरादून आए थे और उसके बाद हल्द्वानी आए थे, और इन हल्द्वानी और देहरादून की यात्रा में उन्होंने जहां यहां 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, वहीं हल्द्वानी में 17,500 की करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके, ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट उनके एजेंडा था, उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहां से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से उसको संस्तुति प्राप्त होनी है। मैंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हालांकि मंच पर नहीं है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का, आरके सिंह जी का, कि मैं जब उनसे मिला उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी कठिनाई होगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन करते 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 कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं भी आती रहती हैं, अच्छा काम होता है और इसमें बीच बीच में रुकावट भी पैदा होती है। इस बार जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि सभी योजनाओं का जो डेमो हो रहा था उसमें वो पूछ रहे थे कि ये योजना हो गई, ये योजना हो गई, दिल्ली से देहरादून वाली सड़क का हो गया, हमारे चारों धामों की सड़क का हो गया, बहुत सारी जो नए सड़क हमारा कोंटा से विकास नगर की स्वीकृत हुई है, उन सभी के बारे में चर्चा होते होते जब अंत में वो पहुंचे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक योजना जो हमारी 5700 करोड़ की योजना है, जिसमें 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी और साथ ही साथ 6 राज्यों को पानी मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है आप सब लोगों को, जो आपके पड़ोस में ही बनने जा रही है। तो मैंने कहा था वो योजना लखवाड़ हमारी रह गई है। तो प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इतनी बात करी उनसे और रात को मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आज आपने पहले कोई योजना बताई थी, उस योजना का आज लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था। तो बोले कि कौन सी योजना है? मैंने कहा लखवाड़ योजना है। तो मैं सच बताऊं कि 4 या 5 दिन के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उसको संस्तुत कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के कार्यक्रम में उसका शिलान्यास कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, चाहे हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप देखिए अभी केदारनाथ जी का किस प्रकार से कायाकल्प हुआ है। 2013 की आपदा में पूरी तरह से हमारा केदारपुरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस केदारपुरी को पुनर्निर्माण की ओर लाने का काम पिछले सैकड़ों वर्षों में, जो किसी का दिमाग में भी नहीं आया होगा, उस काम को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो है विस्तार रूप मिल रहा है। 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के लिए हमारा 250 करोड़ रुपया पहले चरण का स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ जी का भी जो है ठीक उसी प्रकार से मास्टर प्लान बन गया है जैसे हमारी केदारपुरी का निर्माण हो रहा है।
देहरादून पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया मौजूद रहे। कर्नल कोठियाल समेत कई लोगों ने स्वागत किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। 9 परिवर्तन सभाओं में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। 5वीं बड़ी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं केजरीवाल। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो रोहित, जनसभा शुरू हो चुकी है, क्या कार्यक्रम है आज अरविंद केजरीवाल का देहरादून में? और कुछ ही क्षणों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 9 परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में जो प्रदेश के दूर दराज से जनता है वो अरविंद केजरीवाल को मिलने पहुंची है। आज से अरविंद केजरीवाल शुरुआत करेंगे का आगाज किया जाएगा। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर नव निर्माण अभियान का आगाज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो इस दौरान उत्तराखंड पहुंचेंगे और उसके साथ ही 16,447 बूथों पर आम आदमी पार्टी ने 9 परिवर्तन प्रमुख किए हैं जो 70 विधानसभा कर आम आदमी के पक्ष में जनता करेंगे, आम आदमी के पक्ष में वोट देने की बात करेंगे। बिल्कुल रोहित, बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास तमाम खबरों के अपडेट के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। डबल इंजन की सरकार को बताया फेल। प्रदेश में नहीं हुआ है विकास। हरीश रावत ने कहा महंगाई की मार झेल रही है जनता। विधानसभा चुनाव में जनता करेगी बदलाव। तो इस बार हरीश रावत ने एक बार फिर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। कहा कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, महंगाई की मार जनता झेल रही है। आज परिवर्तन हम केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी चाहते हैं। परिवर्तन हम जिस प्रकार से विकास की अवधारणा को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, उत्तराखंड उससे सर्वाधिक पीड़ित राज्यों में से एक है और जिसको केंद्र सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है। जिस डबल इंजन बेस गवर्नेंस की बात मोदी जी बार बार कहते थे, उसका फेलियर उन्होंने एडमिट किया है फ्रीक्वेंटली चीफ मिनिस्टर्स को बदल करके। 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर विधानसभा बजट को पायलट कर रहे थे एज वित्त मंत्री। उस समय उनको उठा करके उनको कह दिया गया यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री परंपराओं का भी अपमान था। और उत्तराखंड के लोगों को बताया नहीं क्यों आपका चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है। पहले भी परिवर्तन हुए लेकिन लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर बताया गया। जैसे 2013 में 14 में परिवर्तन हुआ तो बताया गया क्यों बदला गया, क्योंकि केदारनाथ त्रासदी को हैंडल करने में चीफ मिनिस्टर फेल हो गए। तो ये कहा गया नहीं हम इसलिए नया चीफ मिनिस्टर भेज रहे। इन्होंने कुछ नहीं बताया मगर चीज़ें बिल्कुल साफ थी। जो डबल इंजन बेस गवर्नेंस का मॉडल था, डेवलपमेंट का मॉडल था, वो उत्तराखंड में फेल हो गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 70 विधानसभाओं में दावेदारों की लिस्ट तैयार कर ली है और लगभग 40 सीटों पर आपसी सहमति के साथ दिल्ली में भी मंथन हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंथन के बाद जल्द ही प्रदेश की 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड
उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यहाँ पर व्यापक स्तर पर 70 सीटों पर जितने दावेदार हैं सबसे पर्सनली मिलकर एक लिस्ट तैयार करी मजबूत दावेदारों की, और उसके बाद उस पर गहन मंथन हुआ दिल्ली के अंदर, और हमारे सारे नेताओं ने 40 से ज़्यादा सीटों पर आम सहमति बना ली है। ऐसे में कल दिल्ली में एक और बैठक प्रस्तावित है, सीईसी की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और वो बैठकर लगभग नामों को फाइनलाइज कर लेंगे और इसी महीने की 15 तारीख तक संभावित हमारी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से फेल हो रही है सरकार। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, लेकिन जनता सब जानती है और भाजपा को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो संजय, ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर था, तो कांग्रेस किस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कर रही है और किस तरह से उनके कार्यकर्ता पूरे मुद्दे को उठा पाने में सफल हो पा रहे हैं? बिल्कुल रमन, चुनाव का दौर है, ऐसे में लगातार ही जो विपक्ष है भाजपा पर हमलावर है। हालांकि लगातार ही जो 2022 के चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचारी और महंगाई को लेकर रहने वाला है। तो इसी को देखते हुए आज प्रदेश भर में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से भाजपा सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, और लगातार इनका यही कहना है कि भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया है, और साफ कहा जा सकता है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जनता कितना इनका समर्थन करती है और आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह जनता बदलाव करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी रमन। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, तमाम जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। हरिद्वार में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री पद्म प्रकाश शर्मा ने कहा कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों की लड़ाइयां लड़ते रहेंगे और समाज हित में कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि देश के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि भाई जैसे आर्थिक आधार पर 10% की छूट दी गई है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करते हुए, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक स्वर्ण का बच्चा 90% और 95% नंबर लाता है और दूसरा 30% पे ही उसको वो मिलता है, एडमिशन मिलता है, तो ये एक बहुत मतलब उसकी बात है। और शिक्षा की दृष्टि में और या चिकित्सा की दृष्टि में और इस प्रकार से कुछ ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जिसमें ये नहीं होना चाहिए। देहरादून में पेयजल निगम के कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन मिलने के बाद जल निगम और जल संस्थान का संयुक्त कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। बता दें कि उत्तराखंड पेयजल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा नियमित वेतन पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को पेयजल मंत्री की अध्यक्षता में शासन और निगम प्रबंधन से बातचीत की गई थी, जिसके बाद अब शासन ने कोषागार के माध्यम से वेतन पेंशन भुगतान का लिखित आश्वासन प्रदान किया गया था। जनवरी 2022 से पूरे प्रदेश में जो कार्य बहिष्कार का आंदोलन था उसको हमने स्थगित कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा को देखते हुए, उनके विश्वास पर, और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमें न्याय देंगे और जो एक न्यायोचित मांग है उस पर सकारात्मक निर्णय कल शासनादेश आएगा। और हरीश रावत सभा को संबोधित कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और उत्तराखंड के खबरों के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।